गुड मॉर्निंग क्लास 7। बाबू ध्यान दो तुम लोग। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में तुम लोगों को बोला था, कन्विंस किया था कि आप लोग ये सिविक्स में चैप्टर नंबर जो 24 है आप इसका स्टडी कर लीजिएगा। तो आज का जो क्लास हम लोग का होगा वो इसी चैप्टर पर आधारित होगा। चैप्टर का नाम है, जैसा कि तुम देख सकते हो, फंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, है ना। राज्य जो सरकारें होती है, राज्य की जो सरकारें हमारी होती है, वो उसके जो फंक्शंस यानी कि कार्य के बारे में हम जानने समझने का प्रयास करेंगे कि राज्य की सरकारें किस प्रकार की होती है और कौन कौन से उसके विंग होते हैं और ये सरकारें किस प्रकार काम करती है। ठीक है। तो ये जैसा कि तुम्हें पता होना चाहिए कि भारत में फेडरल स्ट्रक्चर्स की गवर्नमेंट रन करती है, जिसको हम लोग ना संघवाद कहते हैं। ठीक है। तो संघवाद का मतलब हमारा होता है, जैसा कि प्रीवियस क्लासेज में जो सर तुमको पढ़ाए होंगे सिविक्स वगैरह, तो उसमें बताए होंगे, है ना, कि दी, है ना, लेयर ऑफ गवर्नमेंट, है ना, मतलब इसको कहो कि अस्तर वाली जो सरकारें हमारी होती है। इट मीन्स दैट कि इन विच कंट्री, है ना, इफ रनिंग मोर देन वन गवर्नमेंट, more than one layer of the government, then the types of government structures is known as a फेडरल गवर्नमेंट, है ना। इसको संघवादी सरकार हमारी कही जाती है। और भारत भी हमारा एक से ज़्यादा लेयर वाली सरकार यहाँ पर रन करती है। जैसा कि तुम्हें पता होगा कि हमारे भारत में एक केंद्रीय स्तर की सरकार होती है जिसको हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, है ना। और दूसरा हमारा दूसरे लेयर की सरकार होती है जिसको हम लोग स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। और तीसरे लेयर की सरकार हमारी होती है जिसको हम लोग लोकल बॉडी कहते हैं। वो स्ट्रक्चर तुम्हारे बुक में नहीं बनाए हुए हैं, मैं अपने स्तर से यहाँ पर एक बना दिया हूँ, जिसको तुम देखोगे तो तुम्हें सुविधा होगी। देखो, ये पूरे भारत मान लो कि है, ये पूरी इंडिया के संदर्भ में मैं बातें कर रहा हूँ। ये जो लाल घेरा पूरा कंप्लीट देख रहे हो, ये मान लो कि भारत है। अब उसमें हर जगह व्यक्ति रह रहा है ना, उस पर रूल करने का जो हमारा ये सरकारी जो होती है हमारी अलग अलग लेयर की है। सपोज दैट मान लो कि जहाँ लोकल बॉडी है, ये मान लो कि इसके बीच में ये तुम्हारा पटना हो गया। इंडिया के मैप में मान लो कि तुम पटना हो गया, तो पटना हो गया। तो सबसे छोटी लेयर की जो सरकार हमारी होती है उसको हम लोग ना लोकल बॉडी कहते हैं। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है लोकल बॉडी, जिसको हम लोग कहते हैं स्थानीय स्वशासन, जिसमें पहला है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन अर्बन एरिया, है ना, शहरी स्थानीय स्वशासन। और दूसरा होता है हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन रूरल एरिया, जिसको ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये जो लोकल बॉडी है ना, जो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन अर्बन एंड रूरल एरिया, ये क्लास 6 में आप लोग ना पढ़ चुके होंगे। इसमें तुम देखोगे जैसे पटना शहरी क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, तो इस लोकल बॉडी के तहत में हमारे यहाँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि नगर निगम काम करता है। तो ये जो शहरी स्थानीय स्वशासन है ना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन अर्बन एरिया, उसी के तहत ये काम करता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। और इसका हमारा फंक्शन होता है कि इसमें हमारे वार्ड काउंसलर्स होते हैं। पटना जो है 72 ये वार्ड में डिवाइडेड है, और वहाँ के जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, वार्ड के प्रतिनिधि जो चुने जाते हैं, उसको हम लोग ना वार्ड काउंसलर कहते हैं। और हम लोग का जो पर्टिकुलर मुनासिक एरिया जो है, ये तुम्हारा 45 नंबर में आता है, जिसकी वार्ड काउंसलर्स हमारी प्रभा देवी हैं। और ये वार्ड काउंसलर मिल करके ना पटना के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव करते हैं, जो पटना नगर निगम का पहला सिटीजन हमारा होता है। और लोकल बॉडी स्तर पर जो भी कार्य हमारे होते हैं वो इन्हीं के द्वारा तय किए जाते हैं, जो प्रीवियस क्लासेज में आप लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद में थोड़ा सा दायरा बढ़ेगा। देखो, लोकल बॉडी छोटे स्तर पर था। स्टेट गवर्नमेंट जो है ना हमारा, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। स्टेट गवर्नमेंट जो है, इसका दायरा हमारा बढ़ा, ये राज्य स्तर पर काम करता है। जैसे अभी हमने एक लोकल बॉडी का जिक्र किया, वो स्थानीय स्वशासन स्तर पर काम करती थी, जो पटना की मैंने केवल बात किया। या ग्रामीण क्षेत्रों में जाओगे तो वहाँ मुखिया मिलेंगे, पंचायत समिति मिलेंगे और जिला परिषद, 3 लेयर की सरकारें वहाँ पर होती है। वो लोकल बॉडी के स्थानीय स्वशासन जो ग्रामीण क्षेत्र में भी हमारा होता है वहाँ पर। ठीक है। और शहरी क्षेत्रों में भी 3 हमारे होते हैं। वो डिपेंड करता है हमारा कि जनसंख्या कितनी है और उस शहरी क्षेत्र का आकार कितना बड़ा हमारा है।
तो एक तो ये पटना नगर निगम हो गया। इसी तरीके से थोड़ा सा छोटे शहरी क्षेत्र में जाओगे तो नगर परिषद मिलेगा, जैसे आरा हो गया, है ना। हालांकि आरा भी हम नगर निगम में हो गया है, तो माने छोटे टाउन जो होते हैं हमारे नगर परिषद होते हैं। और उसके नीचे जाओगे तो नगर पंचायत हमारा होता है। तो ये सब प्रीवियस क्लासेस की चीज़ है। मैं थोड़ा सा और ऊपर उठना चाहता हूँ, स्टेट गवर्नमेंट। तो क्लास 7 में तुम जाओगे तो एक ऐसी सरकार जो रन कर रही होती है, वो पूरे बिहार में मान लो कि काम कर रही है, एक राज्य स्तर पर काम करती है। तो चूंकि हम बिहार में रहते हैं तो बिहार के ही बारे में ज़्यादा जानेंगे, तो तुम्हें और अन्य स्टेट के बारे में भी समझ में आ जाएगा। जैसे बिहार की सरकार हो गई, उत्तर प्रदेश की सरकार हो गई, दिल्ली की सरकार हो गई, है ना, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया। ये भारत के मैप में देखोगे ना, तो इसे छोटे छोटे बड़े बड़े राज्य हमारे बना करके दिए हुए हैं। वहाँ राज्य की सरकारें अपने स्तर पर काम करती है, वो इंडिपेंडेंट काम करती है। हमारे फेडरल स्ट्रक्चर्स में कुछ इश्यूज हैं जो स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड किए गए हैं, कुछ हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड किए गए हैं। तो जो स्टेट गवर्नमेंट का विषय हमारा होता है वो राज्य की सरकारें रन करती है। वहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल और जो हमारे सीएम बनते हैं, कैबिनेट ऑफ काउंसिल का फॉर्मेशन होता है, और ये हमारी काम करती है। जैसे हमारे बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होते हैं। तो ये क्लास 7 में आपको पढ़ना है। और एक सबसे सुप्रीम लेयर हमारा होता है जिसको हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, इसको केंद्र सरकार कहेंगे, ठीक है ना। तो केंद्र की जो सरकार हमारी होती है वो पूरे देश में काम करती है। इट मीन्स दैट कि फिर से एक बार इसको देख लो, ये तुम्हारा हो गया, ये पूरे भारत के लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायी होता है, अकाउंटेबल होता है ना। जैसे अभी वर्तमान में दिल्ली की जो सरकार हमारी होती है केंद्र की, मोदी सरकार, है ना, यानी कि वो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर एक्चुअल पूरे देश का है। तो मैंने इसमें बना दिया है, जहाँ पर तुम देख सकते हो। ये दूसरा लेयर तुमको पढ़ना है स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। अब देखो नीचे मैंने बना दिया है कि हर जो एक हमारा इसमें वर्टिकल पावर शेयरिंग, इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग का। देखो ये वर्टिकल लाइन है तुम्हारा, और ये डिवीज़न हमारा ऊपर से लेकर नीचे तक है। इट मीन्स दैट कि देखो ये बड़ा भाई हो गया, है ना, उसके बाद नीचे छोटा भाई, उसके बाद छोटा भाई, तो 3। या तुम ऐसे फंक्शन के तौर पर समझो कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जैसे मान लो कि ये प्रिंसिपल हो गए, है ना, ये हमारे तुम्हारे क्लास में जो ये टीचर रन कर रहे हैं, एक लेवल हमारा। और उसके नीचे मान लो कि तुम्हारा एक मॉनिटर हो गया। क्लास को भी कंट्रोल करने के लिए 3 हमारे चाहिए, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना कि एक सेंट्रल पावर हमारा होता है, जो प्रिंसिपल हमारे होते हैं। एक तो जो क्लास में तुम्हारे उपलब्ध होते हैं वो हो गए, और एक तुम्हारा क्लास का मॉनिटर भी तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ठीक है। तो ये जो 3 लेयर हमारी वहाँ भी देखने को मिल रही है ना। तो इसी तरीके से देश की व्यवस्था को भी ना रन करने के लिए 3 प्रकार के हमारी सरकारें देश में रन करती है, जिसमें एक हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट है, तीसरा लोकल बॉडी है। तो इसको हम लोग ना वर्टिकल पावर शेयरिंग कहते हैं। और तीनों लेयर पर हमारा लेजिस्लेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी और जुडिशियरी तीनों काम करती है। लेजिस्लेटिव बॉडी वो होती है बॉडी, लेजिस्लेटिव बॉडी हमारी वो बॉडी होती है जो कानून बनाती है। एग्जीक्यूटिव बॉडी वो होती है जो कानून को लागू करती है। और ये जुडिशियरी जो हमारा होता है, ये न्यायपालिका इसको हम लोग कहते हैं, ये न्याय देने का काम करती है। तो अब ये देखो, जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी है, ये तीनों लेवल पर तुम्हारा उपलब्ध होगा। एक केंद्र स्तर की जो सरकार हमारी होगी वहाँ पर भी, जैसे ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, थोड़ा सा इसको ऐसा कर देते हैं, हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो तुम देखोगे कि ये लेजिस्लेटिव का हमारा एक दौर है जहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी के बारे में जिक्र करता है, जो हमारे केंद्र की सरकार बनाने में मदद करते हैं। जैसे हमारे बिहार में पटना के 2 एमपी हैं, एक हैं शत्रुघ्न सिन्हा तो नहीं है अब, ये रविशंकर प्रसाद, है ना, बिहार में उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को पराजित किया था। और एक तुम्हारे रामकृपाल यादव, पटना जिला से 2 है सांसद हमारे, ठीक है। तो ये विधायिका, ये वहाँ जाते हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं, कानून बनाते हैं। और जो मंत्री हमारे होते हैं वो एग्जीक्यूटिव बॉडी का पार्ट, और जो आईएएस अफसर हमारे डीएम होते हैं वो एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं। जैसे मंत्री के तौर पर अभी कानून मंत्री हमारे रविशंकर प्रसाद हैं, तो ये वहाँ एग्जीक्यूटिव का रोल प्ले कर रहे हैं।
और जुडिशियरी की जहाँ तक बात है तो तुम लोगों ने सुना होगा सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, जिसको सुप्रीम कोर्ट हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये वहाँ पर चला गया। इसी तरीके से आप स्टेट गवर्नमेंट में जब जाइएगा तो लेजिस्लेटिव बॉडी के तौर पर तुम देखोगे कि जो एमएलए होते हैं हमारे, एमएलए और एमएलसी, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो हमारे मेंबर होते हैं वो स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी का हमारा पार्ट होता है, ठीक है। जैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो गए और अन्य विधायक लोग हो गए। एग्जीक्यूटिव में वो सरकार हमारी सीओसी होती है, और जो ब्यूरोक्रेट्स हमारे होते हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, टीचर सब उसमें आ जाएंगे। और जुडिशरी तुमने हाई कोर्ट का नाम सुना होगा, पटना हाई कोर्ट का, ठीक है। तो ये उस तरीके का हमारा रन करता है। लोकल बॉडी में भी यही होता है जो मुखिया हमारे होते हैं, जो पंचायत समिति होते हैं, जो जिला परिषद हमारे होते हैं, वो सारे के सारे हमारे लोकल बॉडी में मतलब विधायिका का काम करते हैं, वही कार्यपालिका का भी काम करते हैं, और न्यायपालिका में हमारे सरपंच और पंच होते हैं, ठीक है। तो ये 3 लेयर पर हमारे था, जिसको मैंने मुझे लगा कि इसे तुमको स्ट्रक्चरली समझा देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और अब हम आते हैं फंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट की मेन बॉडीज़ पर, जो तुम्हारे बुक के अकॉर्डिंगली जो जिक्र कर रहा है उस पर। देखो नेक्स्ट कह रहा है कि वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एट स्टेट लेवल इन डेमोक्रेसी। इस चैप्टर में यही आपको बताने का उद्देश्य है कि कैसे जो सरकार हमारी होती है राज्य लेवल पर काम करती है। उसमें नेक्स्ट कह रहा है रोल ऑफ एमएलए एंड मिनिस्टर्स, है ना। में एमएलए और मिनिस्टर्स का क्या रोल होता है। हाउ डू पीपल डिमांड एक्शन फॉर फ्रॉम गवर्नमेंट, है ना। दे रहा है कि जनता जो होती है क्या एक्सपेक्ट करती है गवर्नमेंट से, है ना। आज कोरोना आया हुआ है, एक बीमारी आई हुई है जिससे पूरी दुनिया त्राही त्राही कर रही है। तो हम सरकार से क्या उम्मीद करेंगे, सरकार से ही ना उम्मीद करेंगे कि लॉकडाउन को सही से पालन कराने में मदद करे। पुलिस और प्रशासन की एक्चुअल शक्ति का होना हमारा ज़रूरी है, लोगों के बीच में जागरूकता फैलाए, है ना। और वैसे व्यक्ति जो बीमार पड़ गए हैं उनका टेस्ट कराए, है ना, हॉस्पिटल में एडमिट कराए, और वो जब स्वस्थ हो जाए तो उनको सकुशल घर तक वापस पहुंचा दे। या स्टेट गवर्नमेंट से तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी हो, है ना। आपके पटना में मतलब बैंक लूट की घटना ना हो। तुमको पता होगा पिछले दिन एक घटना हुई थी, पंजाब नेशनल बैंक का, है ना, डकैती पड़ा था उसमें। या पार्टिकुलर हम लोग के कहीं किसी एरिया में तुम्हारा ज्वेलरी का दुकान लूट लिया गया था, है ना। या जो क्रिमिनल लोग मर्डर कर देते हैं। या उत्तर प्रदेश में देखो, उत्तर प्रदेश में एक तुम्हारा अभी घटना चल रहा है, वो गैंगस्टर विकास दुबे की कहानी। तो क्या है, सरकार वहाँ पर सिक्योरिटी देगी ना लोगों को कि गलत तरह के लोगों को ना इनकाउंटर में मार डालो, काम खत्म हो गया, तब तो लॉ एंड ऑर्डर हमारा आएगा ना, कानून व्यवस्था की राज्य लागू होगी। तो दे रहा है कि पीपल यही डिमांड करते हैं सरकार से इस एक्शन को लेने के लिए। और स्टेट एग्जीक्यूटिव क्या होता है हमारा, तो एग्जीक्यूटिव में मैं तुमको बता दिया, मुख्यमंत्री, गवर्नर और सीओसी, है ना। और एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी सारे हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनका। तो ये एक्चुअली 3 फेज में हम लोग पढ़ेंगे। पहले लेजिस्लेटिव असेंबली पढ़ लेते हैं, लेजिस्लेटिव बॉडी के बारे में पढ़ लेते हैं। इट मीन्स दैट कि अभी हम यहाँ पर इसके बारे में केवल चर्चा करेंगे स्टेट लेवल पर भी इस वीडियो में, लेजिस्लेटिव बॉडी के बारे में। अगला क्लास जो होगा हम उसमें एग्जीक्यूटिव पर चर्चा करेंगे, और तीसरा है उसके अन्य फंक्शन वगैरह जो हमारा है उस पर चर्चा करेंगे। तो ये हुआ। और नेक्स्ट कह रहा है तुम्हारा गवर्नर के बारे में। तो गवर्नर राज्यों के हमारे पाल होते हैं। फेडरल एक्सेस में केंद्र की सरकार हमारी मजबूत होती है, और वो उन्होंने ही मतलब केंद्र की सरकार ही हर राज्य में एक राज्यपाल की नियुक्ति करके रखा है। राज्यपाल नाम से ही क्लियर है तुम्हारा, राज्य का रक्षक। द्वारपाल होता है ना, द्वार का रक्षक होता है ना। तो उसी तरीके से राज्य का जो पाल होता है, यानी कि राज्य में कोई भी कानून और व्यवस्था को बिगड़ने हो, खरीद फरोख्त हो, कोई इलीगल वर्क न हो, उसकी निगरानी करने के लिए हमारा राज्यपाल को हर एक राज्य में रखा गया है। ये बहुत पुरानी व्यवस्था है, हमारे देश में लंबे समय से चली आ रही है, ठीक है। इसमें बस वही कह रहा है कि प्रीवियस क्लासेस में हमने लोकल बॉडी के बारे में चर्चा किया था, और ये 3 प्रकार की सरकारें हमारी होती हैं, लोकल, स्टेट एंड ये नेशनल, है ना। और उसमें दे रहा है कि तुम लोगों ने नाम सुना होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, बैंक ऑफिसर का, है ना, काउंसिल का, ये मेडिकल ऑफिसर का, है ना। या एमएलए और एमपी का नाम तुम लोगों ने सुना होगा। इसमें एक डूइंग एंड लर्निंग बोल भी रहा है कि अगर एमएलए और एमपी के बारे में अगर आप जानते हैं तो अपने एरिया के एमएलए और एमपी के बारे में आप बताएं। डू यू नो द एमएलए और एमपी ऑफ योर एरिया, कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्टी ही बिलोंग। चूँकि जो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होते हैं एमएलए और एमपी, ये किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से हमारे
जुड़े होते हैं। तो देखो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का हो, इसमें दो चीज़ों का जिक्र मैं कर देना चाहूँगा कि जो इसमें व्यवस्था दो होती है हमारी, एक होता है बाई कैमरल और एक हमारा होता है यूनी कैमरल। तुम्हारे अगले इसमें दिया होगा स्टेट लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, तो मैंने जिक्र कर ही दिया तुम्हारा। हाँ देखो यहाँ पर है द स्टेट लेवल लेजिस्लेचर, है ना, विधायकों का लेचर ये हमारा लेवल होता है। तो इस यहाँ दो कहीं दो लेवल का होता है। देखो पहला बाई कैमरल है और दूसरा हमारा यूनिक कैमरल है। तो देखो बाई कैमरल व्यवस्था वो होती है जहाँ पर असेंबली दो होती है, जिसमें एक हायर असेंबली होती है और दूसरा हमारा लोअर असेंबली होती है। तो देखो हायर असेंबली और लोअर असेंबली का जहाँ तक संदर्भ है, तो जैसे हमारे केंद्र की जो सरकार है ना, जो व्यवस्था है सच पार्लियामेंट जिसको संसद हम लोग कहते हैं, तो वो भी हमारा बाई कैमरल है। बाई कैमरल ऐसे है कि वहाँ राज्यसभा होता है और एक लोकसभा होता है, जिसको हम लोग हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। तो जो राज्यसभा हमारा होता है वो हायर असेंबली होता है और जो लोकसभा हमारा होता है उसको हम लोग लोअर असेंबली कहते हैं। तो जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर्स हैज़ बोथ द अपर एंड द लोअर हाउसेज, अपर हाउसेज इज कॉल्ड, उसी तरीके से बिहार में या राज्यों में जो यहाँ बाई कैमरल व्यवस्था है, तो जो हायर अपर हाउस जो हमारा होता है उसको विधान परिषद कहते हैं, है ना, और द लेजिस्लेटिव काउंसिल भी उसको हम लोग कहते हैं विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद हिंदी हो गया और इंग्लिश में उसी को हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। और ये मात्र 7 राज्यों में है, जिसमें यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, जम्मू एंड कश्मीर है और आंध्र प्रदेश है बाई कैमरल लेजिस्लेचर कि यहाँ पर विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। तो अब तुम पूछ सकते हो कि सर ऐसी व्यवस्था क्यों है कि कहीं बाई कैमरल है कहीं यूनिक कैमरल है। तो देखो इसके पीछे कारण है, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होती है वहाँ पर एक आपातकालीन व्यवस्था के तौर पर एक ऐसी असेंबली तैयार रखनी चाहिए कि किसी कारणों से अगर मान लो कि लेजिस्लेटिव असेंबली परेशान हो जाती है या उस वर्क करने की स्थिति में नहीं होती है, तो उस समय लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ना हमारा हायर असेंबली जो होता है उसमें प्रायः पढ़े लिखे विद्वान स्कॉलर लोग होते हैं, उसकी व्यवस्था को संभाल लें। जिससे हमारा देश इतना बड़ा है, तो मान लो कि लोकसभा के अंदर ही तो सब कुछ होता है, ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट में लोकसभा ही होती है, राज्यसभा का सेकेंडरी रोल है। लेकिन राज्यसभा एक ऐसी व्यवस्था जो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, मतलब डिजॉल्व नहीं होती है, उसको कभी भंग नहीं कर सकते। उसका कार्यकाल हमारा 6 साल का होता है और हर 1/3 मेंबर जो होते हैं ना 2 साल के बाद में हमारे चेंज हो जाते हैं। उसी तरीके से विधान परिषद में भी होता है, विधान परिषद में भी कार्यकाल 6 साल का होता है और हर 2 साल पर 1/3 मेंबर जो होते हैं हमारे रिटायर होते हैं, नए की उसमें अपॉइंटमेंट हो जाती है। इस तरीके से वो कंटिन्यूअस फॉर्म में चलते रहता है। लेकिन जो लोकसभा और विधानसभा है ये 5-5 सालों पर ना हमारा डिजॉल्व होता है। सरकारें बार बार इलेक्शन में जाती है, जैसे बिहार में भी वर्तमान में तुम्हारा नवंबर से पहले चुनाव कराना है, कोरोना है, इसी बीच चुनाव भी तुमको कराना है, क्योंकि नीतीश जी का कार्यकाल जो है 2015 से लेकर के 2020 के बीच में अब ये लगभग पूरा होने जा रहा है। तो उसके लिए ऐसी व्यवस्था बाई कैमरल कर दी जाती है कि जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होती है उसकी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए 2 हाउसेज हमारे रन करते हैं। लेकिन जहाँ पर काफ़ी कम रेरर पॉपुलेशन हमारी होती है तो वहाँ केवल यूनिक कैमरल से ही काम चलाया जा सकता है। उसमें दे रहा है कि ऑल अदर स्टेट लेजिस्लेचर आर यूनिक कैमरल। यूनिक कैमरल का मतलब होता है एक सदनात्मक, यूनिक कैमरल का हम लोग कहेंगे एक सदनात्मक, बाई कैमरल को हम लोग कहते हैं द्विसदनात्मक। द लोअर हाउस इज कॉल्ड द विधानसभा और द लेजिस्लेटिव असेंबली। इसको हम लोग ने विधानसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। तो मैं इसको जिक्र करना ज़रूरी था तो समझाने के लिए, तो मैंने उस पूरी व्यवस्था को बता दिया। अब चलते हैं हम लोग एमएलए के बारे में। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो लोअर हाउसेज के जो हमारे मेंबर होते हैं उनके बारे में दे रहा है। तो दे रहा है कि ये इलेक्टेड जो होते हैं डायरेक्ट पीपल के द्वारा किए जाते हैं, हम जनता उसको चुनते हैं। 5 साल के बाद जैसे तुम्हारा नवंबर में सरकार बननी है तो उसका चुनाव तुम्हारा सितंबर अक्टूबर में प्रारंभ होता है। 2 महीने में बिहार का चुनाव कराया जा सकता है। ये प्रायः 2-2 महीना पर ही होते रहा है, मतलब 2 महीना का कार्यकाल इनफ होता है बिहार में। बिहार चूँकि बड़ा है, थोड़ा सा उग्रवाद प्रभावित एरिया है, तो इसको 3-4-5 चरणों में चुनाव कराना पड़ता है पूरी व्यवस्था के साथ में, लेकिन 2 मंथ इनफ होता है। तो ये व्यवस्था होती है इसमें, यानी कि सब मेंबर जो होते हैं उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है ना, और वो एक नए प्रकार के मैंडेट लेने के लिए आते हैं कि आप हमको चुन लीजिए। ठीक है, देन दे बिकम द मेंबर ऑफ द
लेजिस्लेटिव असेंबली एंड ऑल्सो द गवर्नमेंट। फिर बाद में उसको गवर्नमेंट का भी मंत्री बनता है हमारा। तो एमएलए जो होते हैं गवर्नमेंट फॉर्म टू द स्टेट और नॉन एज द स्टेट गवर्नमेंट। और देखो जैसे कि एमएलए हमारा होता है, जैसे बिहार में 243 एमएलए होते हैं, 243 एमएलए होते हैं। तो 243 एमएलए में ही सरकार बनेगी। तो उसका एक सिंपल मेजोरिटी का फंडा हमारा है कि 50% मेंबर जो हमारे होते हैं उनमें +1 कर दिया जाए। तो उस तरीके से उतना संख्या बल जिसके पास में आ जाएगी वो सरकार हमारा बना लेगा बिहार में। तो बिहार में 243 टोटल सीट्स ऑफ एमएलए हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के हमारा। और उसमें सरकार बनाने के लिए तुम्हारा 122 का होना जरूरी है। 121 को 2 से मल्टीप्लाई करो 242 हो गया। और चूंकि 43 है तो आधा विधायक कहाँ से आएगा? हाँ, तो एक विधायक हो गया तुम्हारा, यानी कि 122, 121 प्लस 1, 122, यानी कि जिसके पास में 122 का नंबर आ जाएगा एमएलए का, वो तुम्हारा सरकार बना लेगा। तो बिहार में हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जिनके टोटल एमएलए और बीजेपी के एमएलए मिल करके 122 प्लस हो जाते हैं। तो बिहार में हमारे ये नीतीश जी की सरकार भाजपा के साथ चल रही है, ठीक है ना। तो ये व्यवस्था हमारी होती है। और उसी एमएलए के बीच से ही ना ये मुख्यमंत्री हमारे होते हैं, सीएम जो होते हैं, जिनको सीओसी यानी कि कैबिनेट ऑफ काउंसिल फॉर्म करने का हमारा राइट प्रिजर्व होता है। यानी कि वो मुख्यमंत्री तय करेगा कि हमारे कैबिनेट ऑफ काउंसिल में कौन कौन मेंबर होंगे। उसको हम लोग पावर शेयरिंग भी करते हैं, सत्ता की साझेदारी भी करते हैं। वो डिपेंड करता है कि पार्टी जो है वो किस प्रकार की है, उसके कितने सीट हैं। जैसे बिहार में देखो मोदी और नीतीश कुमार, बिहार में बीजेपी और जेडीयू की सरकार चल रही है। तो नीतीश जी हमारे सीएम की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तो उन्होंने इसको बैलेंस करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से भी ना एक डिप्टी सीएम का पद रखा है। अपने पास में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इनके पास में है, लॉ एंड ऑर्डर सब चीज़ व्यवस्था इनके पास में है। तो उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है ना, वित्त मंत्रालय जो है, वो तुम्हारा सुशील मोदी को दे दिए हैं। अब या ऐसी ही स्थिति तुम देखो कि एक पार्टी के अंदर में भी फूट पड़ सकती है। जैसे अभी राजस्थान वाला मैटर खूब चल रहा है, तुम लोग को न्यूज़ में तुम लोग सुन रहे होगे। वहाँ अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट, है ना। तो अशोक गहलोत तो सरकार चला ही रहे थे, लेकिन सचिन पायलट अपने आप को बार बार कह रहे थे कि हमको नज़रअंदाज किया जा रहा था, चूँकि वहाँ डिप्टी सीएम था सचिन पायलट और सीएम हमारे अशोक गहलोत थे। तो अभी देखो ना उसका संख्या बल हुआ ना कि सरकार गिरा देंगे, बीजेपी में शामिल होकर दूसरी व्यवस्था कर देंगे। जैसे तुम्हारा मध्य प्रदेश में कुछ दिन पहले हुआ है। मध्य प्रदेश में था ना, कमलनाथ की सरकार को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गिरा दिया और वहाँ पर बीजेपी समर्थित तुम्हारा शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर सीएम बन गए। और ज्योतिरादित्य सिंधिया कोटे से बहुत सारे लोग मंत्री बन गए हैं हमारे। तो अभी देखो ये दोनों प्रकरण मध्य प्रदेश और राजस्थान तुम देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि सत्ता में कैसे तुम्हारे एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं और कैसे मंत्रालय का हमारा बंदरबांट होता है। बंदरबांट कहेंगे इसको, बंटवारा नहीं कहेंगे। तो अब ये प्रियंका गांधी और राहुल गांधी सब मनाने के प्रयास करने लगे हैं। तो सचिन पायलट मान गया है कि मैं कांग्रेस की सरकार को नहीं गिराऊंगा, कांग्रेस की सरकार के साथ ही रहूँगा, लेकिन हमको कुछ मतलब मलाईदार मंत्रालय मिलना चाहिए, मतलब जिसमें हम दखल अंदाजी दें। तो कुछ इम्पोर्टेंट मंत्रालय हमारे होते हैं, जैसे तुम्हारा वित्त मंत्रालय हो गया, गृह मंत्रालय हो गया, है ना। तो ये सब मंत्रालय उसने मांगा है, फाइनेंस मांगा है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बारे में वो उसने मांगा है कि वो सब चीज़ मंत्रालय हमारे खेमे को मिलना चाहिए। इस तरीके से हम सरकार चलाएंगे। तो ये सहमत का खेल होता है राजनीति में। बहुत सारी बातें बिगड़ती है, बनती है उसमें। बड़ा बिहार तो ऐसा देश है कि जनजातीय मतलब पॉलिटिक्स ज़्यादा हाई है, कास्ट पॉलिटिक्स ज़्यादा हाई है, तो कास्ट का भी विशेष ख्याल रखना पड़ता है। तो इस प्रकार से सरकार का हमारा गठन होता है, जिसमें मुख्यमंत्री जो होता है अपने विधायकों में से चुन करके लोगों को ना मंत्री बनाते हैं। और ये चुने हुए जो मंत्री होते हैं, है ना, वही हमारे सरकार का हिस्सा हो जाते हैं। और ये एग्जीक्यूटिव के तौर पर, इट मीन्स दैट कि आप यहाँ आ जाइए, जो मंत्री बनते हैं गवर्नर, है ना, गवर्नर, सीएम और सीओसी, ये मिल करके हमारा और जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ये हमारी कार्यपालिका का फॉर्मेशन करती है। विधायक तो हमारे लेजिस्लेटिव बॉडी होते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री एक विधायक का ऐसे ऐसे कानून बनाने में अगर रोल प्ले करेंगे तो विधायिका का पार्ट होंगे, ठीक है। यदि कोई अन्य विधायक पार्लियामेंट में लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठता है तो हमारा लेजिस्लेटिव का पार्ट होता है।
लेकिन वही विधायक अगर मंत्री बन जाता है, यदि वही विधायक मुख्यमंत्री बन जाता है, तो हमारा स्टेट एग्जीक्यूटिव का पार्ट हमारा हो जाता है ना, यानी कि यहाँ पर ये काम करेगा, ठीक है। और न्यायपालिका तो चूंकि इंडिपेंडेंट है, तुम्हें पता ही होना चाहिए। तो ये व्यवस्था हमारे एमएलए का होता है। तो देखो इसमें कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हमारे होते हैं, जिसमें पहला है, इसमें देखो स्टेट गवर्नमेंट है ना, दूसरा है स्टेट एग्जीक्यूटिव, तीसरा है हमारा स्टेट जुडिशियरी, जिसमें हाई कोर्ट का जिक्र किया है। मैं फिर से एक बार यहाँ ले जाना चाहूँगा तुमको ये व्यवस्था को दिखाने के लिए, है ना। स्टेट लेवल पर देखो, एक तो तुम्हारा ये लेजिस्लेटिव, विधानसभा विधान समथिंग जो भी होगा, दूसरा एग्जीक्यूटिव जो सीओसी मुख्यमंत्री, और जुडिशरी इंडिपेंडेंट हमारी पटना हाई कोर्ट वगैरह के बारे में जो जिक्र कर रहा है ना। तो चूंकि मैं बिहार का ही बताऊंगा, बिहार को बार बार बताऊंगा, तो इसलिए तुम्हें बहुत ज़्यादा सुविधा भी होगी। नेक्स्ट देखो इसमें कह रहा है कि व्हाट इज ए स्टेट, राज्य क्या हमारा होता है। तो जैसे हमने तुमको कभी बताया होगा कि पूरे वर्ल्ड का डिवीज़न हमारा सबसे पहला भी डिवीजन क्लास 6 में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, कंटिनेंट होता है। कंटिनेंट का मतलब होता है द्वीप, मतलब महादेश, आइसलैंड नहीं, महादेश। एक बड़ा लैंड मासेस जो हमारा होता है, बड़ा टुकड़ा होता है, उसको हम लोग महादेश कहते हैं, कंटिनेंट कहते हैं। फिर उसके छोटे पार्ट को हम लोग सब कंटिनेंट कहते हैं, इसको उप महाद्वीप कहते हैं। फिर कंट्री है ना, कंट्री के बाद में स्टेट, स्टेट के बाद में डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न कहते हैं, डिवीज़न, डिवीज़न को सब डिवीज़न में, है ना। सब डिवीज़न ब्लॉक होता है हमारा, तो ब्लॉक में, प्रखंड में बनता है। ब्लॉकेज जो हमारे होते हैं वो पंचायत में कन्वर्ट करते हैं, है ना। पंचायत जो होता है हमारा वार्ड में कन्वर्ट करता है। वार्ड जो होता है हमारा मतलब स्ट्रीट, गली मोहल्लों में कन्वर्ट करता है। गली मोहल्लों में हाउसेज होते हैं, और हाउसेस के अंदर में हम लोग हैं। तो इट मीन्स दैट कि ये जो व्यवस्था होती है, जो डिवीज़न हमारा होता है पार्ट का, ये पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। देखो इसमें कह रहा है, वाइल द टर्म्स कंट्री, स्टेट एंड द नेशन आर ऑफन यूज्ड interchangeably, there is a different, state is the self governed political, है ना, entity. The term state can be used interchangeable with the country. ये राज्य का ही हमारा एक हिस्सा होता है, और एक छोटे से पार्टिकुलर एरिया में हमारा काम करता है। जैसे बिहार का, तुम इंडिया के मैप में तुम देखोगे, बिहार का एक मैप हमारा, द स्टेट आर द यूनिट ऑफ द नेशन। राष्ट्र जो हमारा होता है, स्टेट का यूनियन होता है। जैसे हमारे देश में है ना 28 राज्य हो गए, और तुम्हारे 9 यूनियन टेरिटरीज हो गए, है ना, यही ना है। जम्मू एंड कश्मीर को डिवीजन के बाद 29 नहीं, 28 राज्य हमारे रह गए हैं। एंड दे कैन मेड लॉ एंड सब्जेक्ट विद द इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट, है ना। राज्य के जो विषय हमारे होते हैं, जिसमें तुम्हारा पुलिस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, लैंड हो गया, रेवेन्यू हो गया, फिशरी हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर, इस सब मिल करके जो काम करते हैं उसको स्टेट हम लोग कहते हैं। ये मैंने व्यवस्था बता ही दिया तुम्हारा। स्टेट लेजिस्लेचर में कैसी व्यवस्था होती है, पहला बाई कैमरल, दूसरा हमारा यूनिकैमरल। तो बाई कैमरल में 2 हमारा होता है, विधानसभा होता है और विधान परिषद होता है। तो देखो इसमें तुम्हारे बुक में विधानसभा का, यानी कि लोअर असेंबली से प्रारंभ किया है, लेजिस्लेटिव असेंबली का। और द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ विधानसभा इज फिक्स बाय द पार्लियामेंट इन प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट कंसर्न। जैसे बिहार की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ 243 विधायक हमारे चुने जाते हैं। ये केंद्र की सरकार जो होते हैं पॉपुलेशन के बेस पर ये करती है। द क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ देयर टेन्योर आर सिमिलर दोज ऑफ द लोकसभा। ये विधानसभा की जो व्यवस्था है पूरी, ये लोकसभा जैसी ही हमारी रन करती है। इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि दे रहा है कि विधानसभा का जो मेंबर होता है, ये 500 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, और 60 से कम नहीं हो सकता है। लेकिन कुछ छोटे राज्य हमारे हैं, जैसे तुम्हारा इसमें उसका स्पेशल प्रोविज़न किया गया है, जिसमें गोवा है, मिजोरम है, नागालैंड है और सिक्किम है, जहाँ लेजिस्लेचर की संख्या जो है ना लेस देन 40 है, 60 है ना। दे वेरी फ्रॉम 30 to 40। ये सभी जगहों पर कहीं 30 है, कहीं 40 है। द मेंबर ऑफ द विधानसभा डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ 5 years, 5 सालों के लिए चुनाव होता है। जस्ट चुनाव होने वाला है बिहार में। द रूल्स ऑफ द एलिजिबिलिटी ऑफ द वोटर गिवन बिलो, है ना। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, 18 साल के ऊपर उम्र के जो भी महिला पुरुष, है ना, मानसिक रूप से दिवालिया ना हो, और ऐसी व्यवस्था, वो सभी हमारे इलेक्शन कमीशन के द्वारा वोट कास्ट करने के लिए योग्य पाए जाते हैं। उनकी एलिजिबिलिटी हमारी यही होती है। इसमें दे रखा, पर्सन ऑफ एनी कास्ट, कलर एंड रिलीजन एंड सिटीजन ऑफ इंडिया कैन वोट।
उसमें रंग की कोई अहमियत नहीं है, काला गोरा कुछ भी नहीं है, कोई कौन सी जाति से बिलोंग करता है और कौन उसका धर्म, इससे मतलब नहीं है। 18 साल से प्लस का है, सो विवेक उसका अपना है, सरकार चुनने के लिए स्वतंत्र है। देर इज़ नो स्कोप फॉर द सेपरेट इलेक्शंस, अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। दे शुड नॉट हैव टू द क्रिमिनल रिकॉर्ड एंड शुड बी रजिस्टर्ड वोटर। इसके बाद में नेक्स्ट कह रहा है, इसमें हालांकि सुधार दिनों दिन क्रिमिनलाइजेशन पर हो रहा है, क्योंकि बड़े बड़े क्रिमिनल जो लोग हैं ना, बहुत सत्ता का संरक्षण पाते रहते हैं। तो इसकी पूरी एक व्यवस्था लाने का प्रयास किया जा रहा है कि क्रिमिनल माइंडेड जो लोग हैं ना, वो मतलब सरकार में भाग न लें और चुनाव न लड़ें। देखो, ये विकास दुबे मारा गया, नहीं तो फिर ये तुम्हारा बहुत बड़ा सरदर्द था उत्तर प्रदेश के लिए, और ये कहीं न कहीं ये जुगाड़ में लगा हुआ था तुम्हारा ये एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए या एमपी के चुनाव लड़ने के लिए, या बहुत सारे जगहों पर पर्टिकुलर सभी लोगों का नाम ले पाना संभव नहीं है, क्योंकि क्रिमिनल लोगों का नाम लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, अच्छी बात नहीं होती है। तो वो चूँकि एक तो ताज़ा और ज्वलंत मुद्दा था, इसलिए मैंने उसका नाम ले लिया। तो ऐसा करके तो उसको हटाने की बात उसमें हो रही है। अब इलेक्शन कमीशन इस बात पर बहुत ज़्यादा, पॉलिटिकल पार्टियां भी वैसे लोगों को टिकट नहीं दे सकती है, और जो टिकट देंगे उनको कारण बताना होगा कि आप किन परिस्थितियों में उसको टिकट दे रहे हो। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी द सिस्टम ऑफ सीक्रेट बैलेट इज फॉलोड इन सच अ सिस्टम, नो वन कैन जज हु वोट, है ना। इसमें एक और भी व्यवस्था होती है हमारी सीक्रेट वोटिंग का, सीक्रेट बैलेट के माध्यम से हमारी वोटिंग होती है। तो सीक्रेट बैलेट के माध्यम से वोटिंग होने का हमारा संदर्भ ये है कि मतलब कितना बार ऐसा भी तुम देखोगे कि जब ओपन वोटिंग होती है ना, तो उसमें डर भय पक्षपात होने का डर रहता है, जैसे कि पावरफुल और बाहुबली लोग होते हैं। फिर अगेन उसी की मैं कहानी बताऊंगा तुम्हें। वो उसने अपने कबूलनामा इंटरव्यू में एक्सेप्ट किया है कि अपने गांव में ग्राम प्रधान का चुनाव और जिला परिषद का चुनाव, कितना जगह पर तो लोग तो निर्विरोध चुनाव जीता है। इट मीन्स दैट कि वहाँ उसके अपोजिशन में कोई कैंडिडेट ही नहीं मिल पाया, डर से नहीं मिला, जानता है कि उसके खिलाफ लड़ेंगे तो हमको शूट कर देगा, या हमको चूँकि हिस्ट्री सीटर था ना, तो वो मार सकता था तुम्हें या किसी व्यक्ति को। तो ये होता है ना कि हर एक मोहल्ला में या हर एक गली में, हर एक गांव समाज में अपने आप को ना प्रभावशाली व्यक्तित्व दिखाने का लोग प्रयास करते हैं, और उसमें लाठी गोली भाले चलने लगते हैं, मनी एंड मसल्स पावर का बहुत बड़ा प्रयोग होने लगता है। तो इससे हमारा चुनाव प्रभावित होने का डर रहता है। तो इसीलिए एक ऐसी व्यवस्था रखी जाती है जिसको सीक्रेट बैलेट कहा जाता है। यानी कि ईवीएम मशीन ऐसे जगह पर रखा जाता है जहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, और वहाँ छोटी सी कैंडल या एक छोटी सी लाइट जला दी जाती है, और तुमने किस बटन को दबाया, तुमने लंटेन छाप को वोट दिया कि तीर छाप को वोट दिया कि कमल छाप को वोट दिया, ये बाहर कोई तब तक नहीं जानेगा जब तक कि तुम खुद से नहीं बताओगे। ठीक है, नहीं तो उसमें यही होता है कि अगर किसी दूसरे लोग को चुनाव करने पर झगड़े फसाद भी होने का डर रहता है हमारा, और कहीं कहीं राजनीतिक रंजिश में तो तुम्हारा पॉलिटिकल कंस्पिरेसी में जान भी चली जाती है। बड़े बड़े क्रिमिनल माइंडेड लोग जो होते हैं अपने असलहों के साथ में, अपने गुंडों मवालियों के साथ में वहाँ पर बूथ पर चले आते हैं, बूथ को कैप्चर कर लेते हैं, या पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष को धमकाते हैं। पैसा अगर बात से नहीं समझता तो पैसा से समझाएगा, कैसे भी बहुत मतलब मेल प्रैक्टिसेस हमारे बहुत ज़्यादा उसमें होते हैं। ठीक है ना, तो इससे बचने के लिए ना हमारा सीक्रेट बैलेट का प्रावधान हमारा किया गया है। नेक्स्ट दे रहा है कि सम सीट्स ऑफ द रिजर्व फॉर द मेंबर ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का जो हमारा प्रक्रिया है इलेक्शन की पूरी व्यवस्था में, ये काफ़ी दलित हैं, पिछड़े हैं, एक्सट्रीमली जो हमारे मार्जिनलाइज इनको कहेंगे हम लोग। तो इनके प्रतिनिधित्व को आगे बढ़ाने के लिए हमारा ना कुछ सीटों को ना पर्टिकुलर सीटों को रिजर्व कर दिया जाता है, जहाँ पर जो शेड्यूल कास्ट जाति से बिलोंग करते हैं या शेड्यूल ट्राइब जाति से जो बिलोंग करते हैं, जैसे हमारे रामविलास पासवान हो गए, चिराग पासवान हो गए, या जीतन राम मांझी हो गए, है ना। ऐसे लोग उस पर्टिकुलर सीट पर, उस सीट पर कोई दूसरा चुनाव नहीं लड़ सकता है, जब लड़ेगा तब एससी और एसटी ही लड़ेगा। या बिहार में तुम्हारे श्याम रजक हो गए, संजय पासवान हो गए, बहुत सारे नाम हैं। तुम अगर मीडिया में थी, पॉलिटिक्स में थोड़ी बहुत दिलचस्पी अगर तुम्हें होगी, दिलचस्पी होनी चाहिए, चूँकि राजनीति समझना बहुत अच्छी बात होती है, और इसीलिए तुमको पढ़ाया भी जाता है। तो न्यूज़ के माध्यम से तुम इन सारे लोगों का नाम तुम देख सकते हो। पीरियड ऑफ विधानसभा ये 5 साल के लिए होता है। जब मुख्यमंत्री हमारा इस्तीफा कभी बीच में भी दे सकता है, तो या लेजिस्लेटिव असेंबली को डिजॉल्व करने का सिफारिश अगर गवर्नर को कर देता है, अगर गवर्नर उसको डिजॉल्व कर देता है तो उस समय भी सदस्यता तुम्हारी निरस्त हो जाती है। कितना बार ऐसा होता है कि विधानसभा के चुनाव तो समय पर होते हैं, लेकिन हर एक राजनीतिक पार्टियों को कुछ कुछ सीट मिल जाता है, और सब लोग मिल करके भी सरकार नहीं बना पाते हैं।
तो उसमें एक राजनीतिक संकट पैदा हो जाती है राज्यों में। तो वहाँ पर होता क्या है कि जो तत्काल हमारे जो तत्कालीन मुख्यमंत्री होते हैं या अगर मुख्यमंत्री हैं तो वो सीओसी के माध्यम से सिफारिश गवर्नर के माध्यम से कर सकता है, और नहीं तो गवर्नर भी ना तुम्हारा इसको डिजॉल्व करने की पूरी प्रक्रिया को केंद्र सरकार भारत सरकार को दे सकती है, जिसको हम लोग वहाँ पर आर्टिकल 356 इसको कहते हैं, है ना, राज्य आपातकाल जिसको कहते हैं, राष्ट्रपति शासन लागू करना या तुम्हारा पूरी व्यवस्था को ही ना डिजॉल्व करके एक नया मैंडेट लेना, नया चुनाव, नया जनादेश लेना। जैसे कि दिल्ली में हुआ था तुम्हारा, दिल्ली में कांग्रेस को कुछ सीट आ गया था, कुछ बीजेपी को सीट आ गया था, कुछ आम आदमी पार्टी को सीट आ गया था, और कोई भी 36 सीट नहीं लाया था। सरकार बनाने के लिए वहाँ पर 36 सीट चाहिए, चूँकि 70 विधानसभा का है हमारा। तो वहाँ पर केजरीवाल और कांग्रेस ने मिलकर के कुछ दिनों तक सरकार चलाई, 49-50 दिनों तक का। फिर इसके बाद में दोनों के बीच में खटपट हो गई और वो सरकार नहीं चल पाई आगे, और मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। 5-6 महीने के अंदर में कोई संभावना अगर सरकार की नहीं बनी तो उसका कायदे कानून होता है कि 6 महीने के अंदर में तुमको ना फिर से एक बार दोबारा चुनाव में जाना पड़ता है। तो वहाँ पर ऐसी व्यवस्था हुई, या आपातकालीन जैसा भी कोरोना है तो ऐसी स्थिति में 6 महीना के लिए और बढ़ाया जा सकता है, और यदि कहीं नेशनल इमरजेंसी है तो 1 साल और बढ़ाया जा सकता है। ये सब स्पेशल कंडीशन है, 2 साल तक के लिए ना हम इसको सस्पेंड करके भी ना चुनाव करा सकते हैं। तो उसमें हुआ क्या कि जो अरविंद केजरीवाल था, दोबारा 6 महीने के अंदर में जो चुनाव हमारा हुआ तो उसमें 30 में से 67 सीट जीत करके 70 में 67 सीट जीत करके मतलब एक तरफा सरकार बना लिया, और इस बार भी 60-62 सीटों के साथ में तुम्हारा वहाँ सरकार चला रहा है लोग। तो अगर हैंगिंग कंडीशन इसको कहते हैं, विधानसभा जो लटका हुआ विधानसभा, यानी कि ना सरकार बन ही पा रही है और ना ही कुछ बिगड़ ही पा रही है, तो ऐसी व्यवस्था में उसको हम लोग ना ये डिजॉल्व करके नया मैंडेट ले लेते हैं। दे रहा है कि इलेक्शन प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हमारे होते हैं, द लेजिस्लेटिव असेंबली और द विधानसभा लाइक लोकसभा, इट इज स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर इन द फर्स्ट सीटिंग आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द विधानसभा। द स्पीकर ऑफ द विधानसभा परफॉर्म्स वेरियस इंपॉर्टेंट फंक्शन एज गिवन बिलो। ये प्रिजाइडिंग पीठासीन अधिकारी हमारे होते हैं। तो इसको तुम देखोगे कि जो प्रिजाइडिंग अफसर होते हैं ये पूरी एक तरह समझो कि वो चेयरमैन होते हैं। जैसे विधानसभा में हमारे जो चेयरमैन होते हैं वही पीठासीन प्रिजाइडिंग अफसर होते हैं, और वो पूरी व्यवस्था को चलाने में काम करते हैं। जैसे लोकसभा में लोकसभा स्पीकर हमारे होते हैं, ठीक है। तो उनकी योग्यता के बारे में कह रहा है कि प्रोवाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। हाँ, यहाँ पहला है कि वो जो लेजिस्लेटिव असेंबली की मीटिंग को बुलाते हैं, है ना। रिजोल्यूशन ऑफ द बिल कैन बी पास ओनली व्हेन एयर परमिशन। कोई भी रिजोल्यूशन जब हमारा पास करना होता है, संसद में चुनाव कराने की बात हो, कोई भी रिजोल्यूशन को पास कराने की जहाँ तक बारी हो, तो वो हमारा ये परमिशन स्पीकर देते हैं। राज्यों में जो विधानसभा स्पीकर होते हैं और जो केंद्र में हमारी लोकसभा, चूँकि लोकसभा विधानसभा जैसी ही होती है ना। इसके बाद में समय निर्धारित करते हैं कि कौन सा स्पीक बोलेगा। देखो ये इसमें कह रहा है कि अलाउ टाइम फॉर द मेंबर्स टू स्पीक इन द विधानसभा। विधानसभा में हर एक मेंबर को ना बोलने का समय निर्धारित करता है, 2-3-4 मिनट, इससे ज़्यादा का समय नहीं दिया जाता। बहुत इंपॉर्टेंट इशूज होते हैं तो उसमें देखते होगे तुम लोग, स्पीकर बार बार बोलते हैं कि बैठ जाइए आपका टाइम चला गया है, लेकिन इसके बावजूद भी कि मैम 1 मिनट, सर 1 मिनट, हमको ये है थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, हमको 1 मिनट का और टाइम दिया जाए, है ना, ऐसा। तो वो डिपेंड करता है हमारे पीठासीन अधिकारी जो है स्पीकर के ऊपर में कि किसको कितना टाइम दिया जाएगा। विधानसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली का कंट्रोल करने का काम करता है, उसको बहुत सारा पावर मिलता है। वो क्लास से उसको बाहर, विधानसभा से किसी को बाहर भी कर सकता है, या विधानसभा में कोई अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है, गाली गलौज की भी भाषा, चूँकि हमारे अब माननीय जो है ना, माननीय नहीं रह गए हैं, सब क्रिमिनल तो माननीय बन गए हैं। पार्लियामेंट में लॉट ऑफ क्रिमिनल माइंडेड लोग बैठते हैं, तो सब भाषा उषा का कोई समझ नहीं है, ना उसी की गरिमा है, सब अनाप शनाप आए बाएँ बोलने लगता है लोग। तो उसको मेंटेन करता है, मेंटेन डिसिप्लिन एंड द डेकोरम इन द विधानसभा। उसका 1/10 को बुलाना होता है, और डिसिप्लिन को भी मेंटेन करता है, अनुशासन की पूरी व्यवस्था को बनाए रखने में। छठा, डिसाइड वेदर द बिल ऑफ द मनी और नॉट। मनी बिल का डिसीजन हमारा होगा कि वो हमारा स्पीकर ही तय करेगा कि कौन सा फाइनेंस बिल है, कौन सा हमारा मनी बिल है। कॉल फॉर वोट ऑफ द बिल एज वेल एज द अदर मोशंस।
कोई भी गतिशीलता उसके हमारी जो होती है विधानसभा की या लोकसभा की, उसका तय करने का काम हमारा स्पीकर करता है। और किस मुद्दे पर वोटिंग होगी और नहीं होगी ये भी डिसाइड हमारा करने का काम लोकसभा स्पीकर और विधानसभा का हमारा स्पीकर करते हैं। ही सी कैन एडजॉर्न द मीटिंग ऑफ द विधानसभा। ये किसी भी विधानसभा को एडजॉर्न करने का मतलब, तुम देखोगे कि पार्लियामेंट ये विधानसभा चल रही होती है, अचानक से हंगामा होने लगता है ना। जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगने लगते हैं, मुख्यमंत्री के खिलाफ हनाप शनाप बातें होने लगती है, या जो भी कुछ असंतोष का माहौल रहता है उसको लेकर के हंगामा होने लगता है, या व्यवस्था आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। तो स्पीकर जो हमारे होते हैं, वो ही और सी यहाँ इसलिए दे रहा है ना कि वो पुरुष और महिला दोनों में से कोई हो सकता है ना। तो वो एडजॉर्न करने का मतलब उसको स्थगित करने का हमारा आदेश देता है। होता है ना, तुम लोग न्यूज़ में सुनते हो कि हंगामा होने लगा तो भोजनावकाश तक उसको बंद कर दिया गया, फिर बुलाया गया तो 10 मिनट के अंदर में फिर हंगामा होने लगा, तो फिर चाय कल तक के लिए, फिर 2 दिन के लिए एडजॉर्न कर दिया गया, जाओ हल्ला हंगामा, लोग शांत हो जाएंगे तो फिर हम लोग मिलेंगे तो आगे बढ़ेगा। और स्पीकर का जहाँ तक सवाल है, तो तुम अभी देखो हमारे केंद्र में ओम बिरला हैं सांसद में, एमपी में, मतलब लेजिस्लेटिव हाउस ऑफ कॉमन्स लोकसभा में, और हमारे बिहार में विजय कुमार चौधरी हैं, है ना। इसके पहले महिला भी रह चुकी हैं, सुमित्रा महाजन, और ये क्या नाम है राष्ट्रपति का जो चुनाव लड़ी थी, मीरा कुमार। तो महिला भी स्पीकर हमारी बन सकती है। तो नेक्स्ट कर रहा है द विधान परिषद और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये विधान परिषद जो होता है हायर असेंबली होता है, उसके मेंबर हमारे 1/3 जो मैंने तुमको बोला था 2 साल के बाद में रिटायर करते हैं, और वहाँ पर न्यूली लोगों को ना फिर उसमें एंटर कर दी जाती है। इस तरीके से 6 साल तक ये कंटिन्यू हमारा चलते रहता है और ये कभी डिजॉल्व नहीं होता है, ठीक है ना। और दे रहा है कि उसकी संख्या कम से कम मिनिमम 40 होनी चाहिए, इससे कम नहीं हो सकती है हमारी। और हमारे बिहार में एमएलसी जो है हमारे 75 सीट्स हैं। एलिजिबिलिटी की जहाँ तक सवाल है, इसमें 5 साल ज़्यादा है। द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एटलीस्ट 30 ईयर्स ऑफ एज। 30 साल तक का उम्र उनका होना चाहिए, ठीक है ना, उसके हायर असेंबली के मेंबर बनने के लिए। जबकि लोकसभा और विधानसभा में 25 साल तक ही वो मेंबर हमारे बन सकते हैं। फुलफिल ऑल द अदर क्वालिफिकेशन एज स्पेसिफाइड द पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट की जो क्वालिफिकेशन हमारी होती है उतना फुलफिल करने की क्षमता तुम्हारे अंदर में होना चाहिए। और विधान परिषद वेयर इज एग्जिस्ट इज ए permanent houses which is not directly elected by the people. Its member are elected the various agency in the state in the following manner. इसका डायरेक्ट हमारा चुनाव नहीं होता है। 1/3 हमारे मेंबरशिप जो विधानसभा के होते हैं, ये इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द म्यूनिसिपल कमिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एंड द अदर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। 1/3 यानी कि तुम्हारा 75 में 25 जो होता है ना, हमारे जो एमएलसी चुने जाते हैं, ये लोकल बॉडी के प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने जाते हैं, जिसमें मेयर हो गए, डिप्टी मेयर हो गए, इसको हम लोग वार्ड काउंसलर्स कहेंगे, और गांव में जिला परिषद, पंचायत समिति, इसके बाद में तुम्हारा मुखिया, वार्ड काउंसलर्स, पंच, सरपंच, मतलब जो जितने भी मतलब इलेक्टोरल कॉलेजेस ऑफ द पंचायत एंड लोकल बॉडी जो हमारे होते हैं, उसके माध्यम से हमारे 25 एमएलसी का चुनाव, इसके 1/3 बिहार का मैं बता रहा हूँ। 1/3 का मतलब 75 में 25 तुम्हारा चुनाव ऐसे हो गया। इसके बाद में दे रहा है कि 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर आर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द विधानसभा। अब विधानसभा में किसके कितने मेंबर है उसके आधार पर ना 1/3, जैसे 243 में अलग अलग पार्टियों को अलग अलग सीट्स मिले हुए हैं, उसी के आधार पर प्रोपोर्शनली हमारा डिवीजन हो जाता है एमएलसी का। और तुम लोगों ने एमएलसी के चुनाव में देखा होगा कि राजनीतिक पार्टियां जब अपने कैंडिडेट का अनाउंसमेंट करती है तो उसी दिन क्लियर हो जाता है कि किन किन लोगों का चुनाव होगा। और विदाउट एनी वोटिंग, बिना किसी वोटिंग का तुम्हारा उनका चुनाव हो जाता है। तो ये संख्या बल तुम्हारा कितना है एमएलए का विधानसभा में, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो 1/3 यानी कि 25 तुम्हारा सीट उसके लिए रिजर्व है, उसके माध्यम से हो जाता है। तो इस तरीके से टोटल तुम्हारा 50 हो गया। और दे रहा कि 1/6 मेंबर ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द विधान परिषद इज नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नर फ्रॉम एमॉन्ग्स द प्रोमिनेंट है ना पर्सन्स ऑफ द फील्ड ऑफ द लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल सर्विसेज। 1/6 सीट होता है, यानी कि यहाँ पर 12 सीट बिहार में, मतलब नियर अबाउट तुम्हारा हो जाएगा। चूँकि 75 है तो 1/6 करोगे तो ये 12 सीट तुम्हारा हो जाएगा।
हाँ 12 सीट हो जाएगा। तो 12 सीट तुम्हारा हो जाएगा। तो ये स्पेशल प्रोविज़न हमारा होता है, जैसे कैसे पार्लियामेंट में हमारे राज्यसभा में 12 मेंबर का चुनाव होता है ना, जो अन्य क्षेत्रों में योगदान देते हैं, जैसे हमारे सचिन तेंदुलकर अभी हैं। सचिन तेंदुलकर का कोई इलेक्शन नहीं हुआ है, या अभी हाल फिलहाल में हमारे ये जो रंजन गोगोई जो सीजेआई थे, कानून के क्षेत्र में उनको अच्छी समझ होने के कारण हमारे देश के वर्तमान राष्ट्रपति ने उनका नॉमिनेशन राज्यसभा के लिए कर दिया है। तो ये नॉमिनेटेड हमारे मेंबर होते हैं एमएलसी में भी। तो ये 12, तो ये लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में या सामाजिक कार्यों में जो अच्छा परमानेंट योगदान दिए रहते हैं, और देश राज्य के गवर्नर को ऐसा लगता है कि इनकी चुनाव वहाँ पर एमएलसी के लिए कर दी जाए, तो वो एमएलसी के लिए चुन लिए जाते हैं। ये नॉमिनेटेड हमारे मेंबर होते हैं, इलेक्टेड नहीं होते हैं, नामित होते हैं। तो उतना सीट हो गया। 1/12 of the total membership of the विधान परिषद is elected by the teachers of their years standing for the higher secondary schools and the colleges of the state। देखो, इसमें मैंने तुमको बताया था कि विधान परिषद हायर असेंबली होने के कारण इसमें इंटेलेक्चुअल लोगों का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो शिक्षक को भी ना एक बुद्धिजीवी वर्ग माना जाता है, टीचर्स को भी रिस्पेक्टिव माना जाता है कि इनका प्रोफेशन जो होता है पढ़ने पढ़ाने का, समझाने का, बताने का होता है। तो ये इंटेलेक्चुअल होते हैं, ये बुद्धि और कलम का खाते हैं, है ना। तो ऐसा होता है कि हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि हायर असेंबली में भी ऐसे मेंबर चुन के इनके माध्यम से जाएँ कि जो मतलब अच्छी छवि के हों। तो ये 1/12 सीट यानी कि बिहार में तुम्हारे 6 सीट हो जाएंगे। 6 सीट विधानसभा में, विधान परिषद में इस टीचर्स के द्वारा, जो सेकेंडरी लेवल के और जो ग्रेजुएट कॉलेजेस लेवल पर प्रोफेसर वगैरह जो होते हैं, ये लोग मिल करके ना, ये इलेक्टोरल कॉलेजेस हमारे होंगे, वो कैंडिडेट का चुनाव हमारे करेंगे। तो ये 6 सीट हमारे भरा जाता है इनके माध्यम से, ठीक है ना। और 1/12 दे रहा है ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द विधान परिषद आर इलेक्टेड बाय द ग्रेजुएट्स ऑफ 3 ईयर्स स्टैंडिंग इन द स्टेट। यानी कि 6 सीट बिहार में और जो चुनाव हमारे होते हैं वो ग्रेजुएट लेवल का, जैसे कि ग्रेजुएट लोग पढ़ा लिखा जो होते हैं ना, उनका भी बुद्धि विवेक काफ़ी ढंग का माना जाता है। तो स्वाभाविक तौर पर ये माना जाता है कि वो अच्छे कैंडिडेट का हमारे चुनाव करेंगे, ठीक है। तो 1/12 यानी कि 6 सीटों का चुनाव बिहार में हमारे ग्रेजुएट लोग करते हैं। इस तरीके से टोटल हमारे 75 सीट्स जो होते हैं हमारे भर लिए जाते हैं। दे रहा है कि पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, राज्यों के जो विधायकों के हमारे क्या पावर होते हैं। तो स्टेट लेजिस्लेचर आर मोर लेस सिमिलर टू द दोज ऑफ पार्लियामेंट। जैसे हमारे पार्लियामेंट में लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उनके जैसा ही इनका पावर ये लेजिस्लेटिव जो हमारे लेजिस्लेचर होते हैं, विधायक होते हैं, चाहे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के हों या लेजिस्लेटिव एमएलए को, उनको वही होता है। द स्टेट लेजिस्लेचर मेक्स लॉ इन द 66 अभी मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। जो राज्यों के जो लिस्ट हमारे होते हैं 66 लिस्ट, उस पर कानून बना सकते हैं। और 47 जो हमारे कंकरेंट लिस्ट में शामिल किए गए हैं, इस पैराग्राफ में तुम देख सकते हो, दिए हुए हैं 47, उस पर भी कानून हमारे बना सकते हैं। समवर्ती सूची जिसमें हेल्थ आता है, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हमारा हो गया, है ना, उस पर वो कानून हमारे बना सकते हैं। इन एडिशन टू द अबव लेजिस्लेटिव फंक्शंस द स्टेट लेजिस्लेचर हैव परफॉर्म वेरियस नॉन लेजिस्लेटिव फंक्शन आल्सो। डिफरेंट मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कैन आस्क क्वेश्चंस ऑफ द सेम आर टू बी आंसर्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। दे कैन मूव अ वोट ऑफ द नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अभी देखिए जो वहाँ पर हो रहा है राजस्थान में, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो हमारा होता है सरकार के खिलाफ में, जैसे कि ऐसा हो रहा है ना कि वहाँ अशोक गहलोत की सरकार जो है अल्पमत में आ गई, मैंडेटरी उनके कॉन्फिडेंस उनके पास में नहीं है। और दे कैन आल्सो मूव एडजर्नमेंट मोशंस एंड सेंसर मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये किसी भी मिनिस्टर के खिलाफ में भी अविश्वास पर देखते नहीं हो तुम लोग कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दें, स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दें, ये सब जो होते रहता है। तो क्या है, अपोजिशन को जो हमारे लेजिस्लेचर होते हैं ना, इसी का हंगामा करते रहते हैं। या देश में देखो, केंद्र में हमारे है ना राहुल गांधी है ना जी, वो बार बार मोदी का इस्तीफा मांगते रहते हैं, ठीक है। तो लिमिटेशंस में दे रहा है कि बट सर्टेन लिमिटेशंस हैव बीन इम्पोज्ड ऑन द स्टेट लेजिस्लेचर्स। द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री शुड बी नो अवे टू बी द सब्जेक्ट ऑफ द एनी चांसेस, देयरफॉर द प्रोविजन ऑफ हैव बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज द गवर्नमेंट फील्स द पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। इनका रोल जो होता है, पार्लियामेंट की जो व्यवस्था हमारी होती है, एमएलए जो एमपी जो होते हैं उनके अपेक्षा कम होता है। द प्रेसिडेंट रिजेक्ट टू द रिगार्ड द डेट ऑफ द वंस ऑफ दिस पोजीशन टू ऑल द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट एज वेल एज ऑन द कंकरेंट लिस्ट।
पोजीशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, तो 13 का पोजीशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पर है, देख लो। पोजीशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट एंजॉय ऑल द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द स्टेट। राज्य में जैसे केंद्र में हमारी लोकसभा है, उसी तरीके से यहाँ राज्यसभा है, सारे पावर्स को एंजॉय करता है। इफ़ देर इज़ ए लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑल्सो इट इज़ ए वेरी वीक इन कंपेरिजन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। राज्यसभा जैसा ही, जैसे कि विधान परिषद उच्च सदन होने के बावजूद भी इसका जो रोल है रेस्पेक्टिव कम माना जाता है विधान परिषद विधानसभा की अपेक्षा। एंड इट हैज़ कंट्रोल ओवर द लेजिस्लेचर्स एंड ऑल्सो ऑन द स्टेट एग्जीक्यूटिव। इनका जो अधिकार होता है लेजिस्लेचर के साथ साथ में एग्जीक्यूटिव पर भी कंट्रोल हमारा करता है। रिलेशनशिप बिटवीन द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा और विधान परिषद के बीच में जो बता रहा है कि ये तो दे रहा है कि एसेंशियल फॉर ए स्टेट वाइल द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज ऑप्शनल। दोनों का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बिहार में हमने तुमको बताया जनसंख्या के आधार पर सरकार की पूरी व्यवस्था के संदर्भ में, और एमएलसी से भी इन लोग मंत्री बन सकते हैं। जैसे हमारे मुख्यमंत्री एमएलसी ही हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, इसका अंदाजा तुम लगा सकते हो। Exercising control over the state executive, the legislative council has only formal powers, has little authority to topping the government. इसको कंट्रोल करने में लेजिस्लेटिव काउंसिल का थोड़ा रोल होता है हमारा, जो मिनिस्टर्स होते हैं उनका ज़्यादा रोल होता है। एंड ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल बट अ मनी बिल कैन नॉट इंट्रोड्यूस इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। दे रहा है कि सामान्य जो बिल है कहीं भी पहले आ सकता है, वो हमारा विधान परिषद में भी जा सकता है, विधानसभा में भी जा सकता है, लेकिन जो मनी बिल होगा ना वो केवल और केवल हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली में ही है ना ये सबमिट किया जा सकता है। और दे रहा है कि बट इट कैन नॉट विद होल्ड द बिल परमानेंटली, ऐसा। और नीचे में देखो फिगर में दिखाए हुए हैं स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नर, स्पीकर, चेयरमैन, लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये तुम थोड़ा देख लो, ज़्यादा ज़रूरी होगा। देखो स्टेट गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव का पूरा रोल है गवर्नर, और उसके नीचे सीएम होना चाहिए था, इसमें सीएम नहीं दिए हुए हैं। तो देखो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं हमारे, थोड़ा सा इसको देख लो। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो चुनाव हमारा होता है सीओसी, सीएम के साथ साथ में अन्य मंत्रियों का जो चुनाव होता है वो लेजिस्लेटिव असेंबली से भी हो सकता है और लेजिस्लेटिव काउंसिल से भी हो सकता है। यही मैंने बताने का प्रयास इसमें किया है। तो ये जो रिलेशनशिप का जो रिलेशंस की बात करता है कि इनके बीच में क्या संबंध है, तो इसी तरीके का संबंध हमारा है लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल का। तो इस वीडियो में इतना ही। अब जो स्टेट एग्जीक्यूटिव होगा, जो ये पूरे इस पर आधारित है हमारा सरकार की पूरी व्यवस्था यहाँ से इस पर, तो वो हम लोग नेक्स्ट फेज़ में करेंगे। चूँकि आई थिंक वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, फिर इसको अपलोड करने में परेशानी होने लगेगी, ठीक है ना। तो 52-54 मिनट का वीडियो है, आप इसको समझिए। थोड़ा सा चैप्टर डिटेल्स है कि इतना कम में भी मैंने किया तो इतना हमको करना पड़ा, है ना। तो आप इसको एक बार देख लीजिए, एक बार में नहीं समझ में आएगा तो दोबारा देख लीजिएगा, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, और यदि कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप हमसे बात कीजिए, ठीक है। इस वीडियो क्लिप में इतना ही, ठीक है बाबू। चलो मिलते हैं फिर क्लास में, ओके।